हाँ जी, इंग्लिश मीडियम में तो है भाई आपका 105 पे, हिंदी मीडियम में है 166। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज क्या होती है? मैम डिसेबिलिटी, हाँ जी बेटे। कल गार्डनर थ्योरी ना क्लियर नहीं किए थे, उसमें पॉइंट कौन कौन सा देना होगा वो क्लियर नहीं हुआ था। गार्डनर की थ्योरी में बेटा 8 पॉइंट लिखवाए थे मैंने आपके। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले तो थी आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, जो आपकी भाषा से रिलेटेड होती है। सेकंड थी आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। थर्ड थी आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। फोर्थ थी आपकी डायरेक्शनल इंटेलिजेंसी। फिफ्थ थी आपकी फिजिकल इंटेलिजेंसी। उसके बाद थी आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। सेवंथ थी आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। और एट थी आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। यही टॉपिक था कल बेटा। वो था ना, बार बार लाइट जा रही थी तो उसके कारण हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। और ये ना बीच में अगर कभी भी मेरा कनेक्शन कट हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे वाईफाई बंद हो जाता है। उस टाइम पे अचानक से कट हो जाता है, तो आप 10 मिनट तक प्लीज मेरा वेट किया करो। ओके मैम। अब क्लियर है बेटे? मैम अब ये लर्निंग डिसेबिलिटी वाला करा दूं आगे? यस मैम। आज का टॉपिक देखो। सबसे पहले तो ये देखो, डिसेबिलिटी क्या होती है? इज नॉट एबिलिटी टू डू, कुछ ना करने की क्षमता, यानी कि जब हम कुछ कर नहीं सकते तो वही क्या है, हमारी डिसेबिलिटी होती है। A disability is any condition of the body or mind that make it more difficult for the person with the condition to do certain activity and interaction with the world around them। भाई हमारी डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी हमारी या तो क्या बोला है इसने, शारीरिक हो सकती है, या मन की कोई भी स्थिति जो व्यक्ति को उसकी एक्टिविटी करने और उसके आसपास की दुनिया के साथ इंटरेक्शन करने की स्थिति के लिए और अधिक कठिन कठिन बना देती है। इसका मतलब क्या है? डिसेबिलिटी ऐसी कंडीशन होती है, ये हमारी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। डिसेबिलिटी ये क्या करती है? ये डिसेबिलिटी हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं या बाहरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उस चीज को, उस इंटरेक्शन को करने में क्या करती है? कठिनाई पैदा करती है। ठीक है, वही हमारी क्या है? डिसेबिलिटी, यानी कि किसी काम को करने में क्या होती है? हमें बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, वो हमारी डिसेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, जो डिसेबिलिटी है, कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी वाज गिवन बाय सैमुअल क्रिक 1963। आज मैं आप में से किसी की बुक में से नहीं पढ़ा रही है, आज मैं टेक्स्ट बुक में से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो सुनते जाओ। जो हमारी डिसेबिलिटी है वो किसने दिया भाई? डिसेबिलिटी का सबसे पहले सैमुएल्सन क्रिक ने क्या था भाई? 1962 में तो क्या किया था इसने? इस विषय को विचार किया था और जो ये लागू किया इसने बिल्कुल पूरे तरीके से, वो 1963 में दिया। ठीक है, काम करना इसने 1962 में कर दिया था इसके ऊपर, लेकिन जो पूरी तरह से जो इसने कंसेप्ट बना के क्लियर करके दिया वो 1963 में दिया। ठीक है, तो अब इसने बताया है हमारा, कुछ उसमें से पढ़ाऊंगी, जहां जहां से मुझे टॉपिक अच्छा लगेगा मैं वहां वहां से पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए डिसेबिलिटी में हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? एक तो हमें मानसिक हाथ पैर संबंधी दोष हो सकता है, हमारी आईक्यू लेवल कम हो सकता है, आंखों का दोष हो सकता है, यानी कि बच्चे कोई दृष्टि बाधित हो सकता है।
किसी के अंदर क्या है, मानसिक मंदता हो सकती है, ठीक है, किसी को आर्थिक कठिनाई हो सकती है, सांस्कृतिक ह्रास और समुचित इंस्ट्रक्शन का अभाव। अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ये देखो ये हमारे अंदर लर्निंग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। एक बालक के अंदर यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी किसी भी अंग के दोष का कारण हो सकती है। ऐसे बालकों में संख्या अधिक पाई जाती है जिसमें अधिगम संबंधी निम्न कारण हो सकते हैं, ठीक है। आर्थिक कठिनाई, मानसिक मंदता, हाथ पैर संबंधी दोष हो सकते हैं, आईक्यू लेवल में कमी हो सकती है, बच्चा क्या होता है देख नहीं पाता, ये सारी चीजें बताई है। अब इसने बताई है लर्निंग डिसेबिलिटी की क्या क्या विशेषताएं हैं। करेक्टरिस्टिक्स, मेन टॉपिक इसमें जो टाइप आएंगी ना आपकी लर्निंग की, लर्निंग डिसेबिलिटी की जो टाइप है उनको बड़े ध्यान से सुनना। अब देखिए भाई, मैम कौन से पेज पे हैं? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। बेटा आप अभी ज्वाइन हुई हो, मैं देखो आपका इंग्लिश मीडियम में है 105 पेज पे और हिंदी मीडियम है 166 पेज पे। और आज मैं किसी में से इन दोनों बुक्स में से कोई सा टॉपिक नहीं पढ़ा रही, आज मैं टेक्स्ट बुक में से टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आप सुन लेना इसको, लर्निंग डिसेबिलिटी का मीनिंग, क्योंकि दोनों बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है इन्होंने। आगे पीछे ये है कि चीजें वही मिलेंगी, किसी में कहीं पे मिल जाता है पॉइंट और किसी में कहीं पे मिल जाता है। अब इसने बताया है भाई जो असमर्थी बालक होते हैं उनकी मुख्य विशेषता ये बताई है, या तो क्या है वो हाथ पैर या तो उनका सही ढंग से काम नहीं कर रहा, उनको इंटरेक्शन में समस्या आती है, या फिर उनको अटेंशन कंसंट्रेट करने में समस्या आती है, ठीक है। उनकी क्या है जो सोचने की पावर है या याद रखने की जो शक्ति है वो कमजोर हो सकती है, ठीक है। या फिर कोई इमोशनल बैरियर उसके बीच में आ रहे हैं, या फिर स्पेशल लर्निंग असमर्था उसके अंदर है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं एक बच्चे के अंदर हो सकती हैं। यानी कि सबने जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से बता रखा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे कौन से होते हैं। तो किसी ने ये दे रखा है, किसी ने कुछ और बता रखा है, ठीक है। तो आप एक जगह ही कर लो, ठीक है। या तो हाथ पैर या तो उसमें कोई कमी हो सकती है, या इंटरेक्शन में कमी हो सकती है, या वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, चीजें याद की जल्दी भूल जाता है, ठीक है। उसके इमोशनल कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें बताई गई हैं कि जो बालकों में क्या पाई जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ जो बालक असमर्थ होते हैं पढ़ने में उनके अंदर ये कमी हो सकती है। अब मैं आपकी मेन मेरा जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें बताया गया है लर्निंग, आपके लर्निंग डिसेबल बालकों का टाइप बताए हैं आपके इंग्लिश मीडियम में और हिंदी दोनों में बताया है ये आपका। इसमें बताया था फिक्स 6 एरिया रिस्पेक्ट द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन विजुअल एंड ऑडिटरी परसेप्शन, लास्ट 4 एरिया रिप्रेजेंट द एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव फ्रिक्शंस, द 10 सेलेक्टेड एरिया हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पैराज। इसने ये बताया कि कुछ एरियाज में से हमने बांटा है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी में टाइप के बच्चे हमारा, एक तो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आंख व हाथ की क्रिया में सामंजस्य का अभाव। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आई और हैंड दोनों का एक साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा सकते, अगर वो देख रहे हैं तो वो लिख नहीं पाते, वो लिख रहे हैं तो वो देख नहीं पाते, ठीक है। इसमें बताया है है जो हमारे आई हैंडेड कोऑर्डिनेशन का जिसमें अभाव होता है, क्रिया में सामंजस्य और समस्या अधिगम में बाधा, और ये क्या है आपकी फिर लर्निंग में बाधा उत्पन्न करती है। कैसे, बच्चा अगर बोर्ड पे ही देख रहा है तो वो लिख नहीं पा रहा, अगर लिख पा रहा है तो वो देख नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये है आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है। आगे आपका फिगर ग्राउंड परसेप्शन, आकृति पृष्ठभूमि संबंधी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत बालक एक समय में एक ही स्टिमुलस पर ध्यान दे पाता है जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अर्थपूर्ण अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह उपस्थित अन्य उद्दीपन को नकार देता है, ऐसे वाला परिश्रम नहीं कर पाते, परिणाम स्वरूप असफल हो जाता है। इसने बताया है आपका सेकंड जो टाइप बताया है फिगर ग्राउंड परसेप्शन, आकृति पृष्ठभूमि संबंधी परसेप्शन। इसमें ये बताया कि बच्चा सिर्फ केवल और केवल एक ही स्टिमुलस के ऊपर कंसंट्रेट कर पाता है, बाकी जो चीजें पढ़ाई जा रही है उनके ऊपर वह कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और ऐसे बच्चे क्या है उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता है, ठीक है, और वे क्या है आगे जाके सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आगे बताया है इन्होंने आपका
फिगर कंसिस्टेंसी, आकृति शिथिलता। फिगर कंसिस्टेंसी में एक सूचना को दूसरी स्थिति में स्थानांतरित, इसमें बच्चा क्या है, जो एक इंफॉर्मेशन है वह दो जगह पर उसको यूज नहीं कर पाता, ठीक है, कि एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन में सेम इंफॉर्मेशन वह यूज नहीं कर पाता। जैसे बालक वह और यह, मैं, वह आदि में अंतर नहीं कर, सॉरी आगे इसमें बताया गया, सॉरी अगले का वो पढ़ गई बेटा। एक सूचना को दूसरी जो सिचुएशन है उसमें ट्रांसफर नहीं कर पाता है, उसका ध्यान केवल फैक्ट के ऊपर होता है, वह फैक्ट को उसके वास्तविक रूप में ही पहचानता है। यदि किसी वस्तु या चित्र को बदल दिया जाए तो उसे पहचान नहीं पाता है। गुड मॉर्निंग बेटा। आकृति स्थिति, इसमें ये बोला गया है आपको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिगर को देख कर पहचानते हैं, ठीक है, यानी कि आपने कोई भी उनके सामने ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया था क्यूब बना दिया, ठीक है, बच्चे को ये तो पता लग गया क्यूब है, ठीक है। अगर क्यूब की जगह मैंने इसको डाइस बना दिया, ठीक है, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि मैडम ने क्या बना दिया, ठीक है। तो इस टाइप के बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ क्या है, एक ही फिगर से समझ में आता है। आगे है आपकी पोजीशन इन स्पेस। पोजीशन इन स्पेस, पोजीशन इसमें क्या है, बच्चे आगे पीछे बोल जाते हैं। कुछ बच्चों को ना जो वर्ड होते हैं ना वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। जैसे बच्चे मैं बोल रहे हैं तो वो मैं लिख रहे हैं, और मैं बोल रहे हैं तो मैं लिख रहे हैं, ठीक है। तो वे कुछ वर्ड होते हैं जिसमें वे क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। इसके कारण बच्चे को क्या है, सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑडिटरी परसेप्शन। ऑडिटरी यानी कि बीच में आ गया आपका स्पाटियल रिलेशन, स्थान संबंधी वर्णन। इसमें बताया है दो या दो से अधिक वस्तु के अपने तथा दूसरे के बीच संबंधों को समझने की योग्यता पर आधारित है। स्थान संबंधी वर्णन, इसने बोला है अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट उनके सामने लाए जाएं तो वे क्या है, दूसरों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता, ये क्या है, अब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी है कितनी नहीं है वो क्या है, समझ नहीं पाते हैं, ये उसके अंदर अभाव पाया जाता है। उसके बाद आता है ऑडिटरी, कि बच्चा कितना सुन रहा है, ध्वनियों को ठीक से सुन रहा है, देखो भाई अच्छे से सुनेगा तो पहचानना सीखेगा। अगर बच्चा क्या है, अच्छे से जो भी हम बता रहे हैं नहीं सुन पाता है तो उसका अर्थ समझने में भी उसको क्या होती है, कठिनाई आती है, ठीक है। उसके बाद आती है उसकी कॉग्निटिव या मेमोरी से रिलेटेड। सबसे पहले आती है ऑडिटरी के बाद मेमोरी। मेमोरी क्या है, किसके अंदर बच्चों को, जब बच्चे क्या होते हैं जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। अब छोटे बच्चों को हम क्या है, बार बार उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, नहीं तो बच्चे क्या है, भूल जाते हैं। भूल जाते तो भाई वो लर्निंग डिसेबिलिटी बन जाती है बच्चे की। उसके बाद आती है आपकी कोग्निटिव एबिलिटी, संज्ञानात्मक योग्यता। कोग्निटिव में क्या बताया गया भाई, इसके अंतर्गत बालक को समझने की क्रिया के अनुभव के आधार पर समर्थित तथा जोड़ने को कोग्निशन को शामिल किया गया कि बच्चा दिमाग से कितनी चीजें जल्दी सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। उसके बाद आती है उसकी लिंग्विस्टिक, ठीक है, आपकी लैंग्वेज रेसेप्टिव, भाषा बोधगम्यता। इसमें क्या बताया गया है भाई, लैंग्वेज वाले के अंतर्गत दृश्य उद्दीपन की प्रक्रिया के प्रयोग में सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है भाई, हमारा दृश्य उद्दीपन। लैंग्वेज में इसके अंदर जो चीजें दिख रही है ना उन्हीं चीजों के बारे में वो बोलकर बता रहे हैं, बाकी चीजों के बारे में वो नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। जिससे अगर मैंने उनको कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज बोल दी जो कोई चीज की भी अपने दिमाग में सोच रहा था तो वो बालक नहीं बता पा रहा है, तो उसकी भी ये लर्निंग डिसेबिलिटी को दिखाता है। उसके बाद आती है आपकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, कि किस प्रकार बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है। इसके अंदर बालक की भाषा को सही संकेतों को प्रयोग करने में उसकी भाषा कौशलों के स्वरूप की जानकारी को शामिल किया जाता है, ठीक है, भाषा की अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत बालक की भाषा को सही संकेतों को प्रयोग करने में उसकी भाषा कौशलों के स्वरूप की जानकारी को शामिल, इसमें बोला गया है कि बालक के क्या है, जो भाषा की लैंग्वेज में जो हम साइन उसको दिखा रहे हैं ना उसकी जानकारी को इसके अंदर शामिल किया जाता है कि बच्चा किस तरीके से जो हमने साइन दिखाए हैं, मान लीजिए आपने उसको साइन दिखाए हैं लेफ्ट राइट यानी कि रोड के जो साइन होते हैं वो दिखाए, वो कितना समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो ये था हमारा लर्निंग डिसेबल, जितने भी बच्चे हैं उनको किस किस प्रकार से कैटेगराइज हम कर सकते हैं। अभी हमने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी पढ़ा है, इसमें ये बच्चे बताए हैं कि क्या क्या कमी हो सकती है बच्चे के अंदर। तो इसने सबसे पहले बताई
कि आईज हैंड कोऑर्डिनेशन, कि बच्चा क्या है अपने आंखों और हाथों को एक साथ क्या है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है। अगर वह देख रहा है तो बार बार देखने वाला ही काम कर रहा है, फिर वह लिख नहीं पाता। अगर लिख रहा है तो वह आगे वाले को देख नहीं रहा है, ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता। दूसरा बताया था इसने फिगर ग्राउंड परसेप्शंस। फिगर ग्राउंड के अंदर बताया था एक समय में उसे सिर्फ एक ही स्टिमुलस आता है, एक समय में उसे एक ही चीज समझ आ रही है, भाई मैं दूसरी चीजें बता रही हूँ वो नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। तीसरी बताई थी इसने फिगर कंसिस्टेंसी, की बच्चे क्या है आकृति को देखकर समझ रहे हैं, ठीक है, उनको ये हो जाता है कि ये क्यूब बनाया है, ये हमारा क्या है क्यूब ही है, ठीक है। इसके अगर क्यूब के साइज में कोई और चीजें दिखा रही है तो उसको समझ में नहीं आ पा रही है। आगे था पोजीशन इन स्पेस, स्पेस की दूरी वाला बताया था। उसके बाद क्या है स्पेटियल रिलेशन बताया था। ऑडिटरी परसेप्शन, बच्चे क्या है जिनको सुनने में बाधा हो सकती है। एक है मेमोरी, मेमोरी उनको हो सकता है कि लंबे समय तक याद ना रहता हो। उसके बाद बताया है आपका कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि दिमाग से रिलेटेड हो सकता है, उसमें कुछ डिसेबिलिटी हो। लैंग्वेज, लैंग्वेज में उसको बताया है कि बोलने में उसको कोई समस्या हो या फिर एक्सप्रेस करने में या साइन वगैरह को एक्सप्रेस करने में उसमें समस्या आ सकती है, ठीक है। अब इसमें बताया है आपका असमर्थी बालकों की समस्या। ये तो बताए थे कि जो आपके डिसेबल जो बच्चे हैं उनका क्लासिफिकेशन अभी हमने किया था। अब उसके बाद आती है इन बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे। इन बच्चों को क्या है तो समझने में कठिनाई आती है। दूसरा, बच्चे महीने दिन सप्ताह आदि को क्रम में याद करने में को कठिनाई आती है। तीसरा, इनकी कार्य करने की जो स्पीड होती है वो बाकी नॉर्मल बच्चों से कम होती है, ठीक है। ये हमारे क्या है जितने भी हम गाइडलाइंस इनको देते हैं, निर्देश इनको देते हैं, उनको ये क्या है फॉलो नहीं कर पाते। बार बार हमें क्या है उनको बताना पड़ता है, ठीक है। तो बार बार पूछने वाली समस्याओं के अंतर्गत आती है। वातावरण में थोड़ा सा भी चेंज आने पर बच्चा क्या हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, परेशान हो जाता है। बालक कक्षा में क्या है ऐसा बच्चा जिसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बच्चा क्या क्लास में शांत नहीं बैठ पाता। दूसरा है उसको बेवजह का गुस्सा आता रहता है, पढ़ते समय पूरे वाक्य को ही छोड़ देता है या फिर एक वाक्य को 2 बार पढ़ता है, ठीक है। या तो पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता तो कभी किसी चीज को छोड़ देता है या फिर बार बार क्या कर रहा है उसी वाक्य को बोले जा रहा है। क्या है शब्दों का गलत उच्चारण कर रहा है, मैं को ये पैको के यानी कि ये कुछ भी क्या कर रहा है, अक्षरों की उसको अच्छे से पहचान नहीं है। 41 को वह 14 लिख रहा है, 63 को वह 36 लिख रहा है, 8 को वह 3 लिख रहा है, 3 को 8 समझ रहा है, ठीक है। तो अक्षर उसे उल्टे पुल्टे दिखाई दे रहे हैं। उल्टे पुल्टे दिखाई तो क्या दे रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअल में उसको जो वर्ड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों की पहचान। अब आते हैं हम लर्निंग डिसेबल बच्चों की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उसके बाद आएंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। लर्निंग डिसेबल बच्चों की समस्याएं, एक तो क्या है अटेंशन क्रिएट नहीं कर पाता, भाई जिसके अंदर डिसेबिलिटी है वो क्लास में क्या अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाता। दूसरा उसका क्रियात्मक स्तर है, जो उसका फंक्शनल लेवल है वो कैसा है, उसका फंक्शनल लेवल तो बहुत अधिक होता है, परंतु या तो क्या होगा उसका बहुत अधिक होगा क्रियात्मक स्तर या फिर बहुत कम होगा। ये बच्चे किसी अंग को या तो नहीं या तो क्या है कोई भी हम लोग काम नहीं कर रहे या फिर अनावश्यक वे क्या कर रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं कभी किसी को मार रहे हैं, ऐसे हाथ पैर चलाते रहते हैं, या तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे या फिर क्या है हाथ पैर चलाते रहते हैं। उसके बाद क्या उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देखी जाती है। ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनका IQ लेवल निम्न होता है, इनकी IQ लेवल बहुत अधिक भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया वह भी परेशान करेगा क्लास में, और जिसका IQ लेवल बहुत कम है वह भी परेशान करेगा, ठीक है। और उसके बाद है आपकी दृष्टि बाधित की समस्या। कुछ बच्चों को दिखाई देने में समस्या होती है, देखने में समस्या होती है, कुछ बच्चों को सुनने की समस्या हो सकती है, कुछ बच्चों की भाषा संबंधी समस्या होती है, कुछ का क्या है बिहेवियर ठीक नहीं होता है बच्चे का, ठीक है। उसके बाद क्या है शैक्षणिक असमर्थता यानी कि एजुकेशनल डिसेबिलिटीज भी उसमें क्या बताई गई है, ठीक से सुन न पाना, समझ न पाना, ठीक है, ये स्वाभाविक बताई गई है, ये बताई गई है इसकी टाइप ऑफ। अब मैंने आपको बताया है एक बार फिर से याद बता देती हूँ, फिर आऊंगी मैं मेन टॉपिक के ऊपर। डिसेबिलिटी क्या होती है, किसी डिसेबिलिटी इज ए नॉन एबिलिटी टू डू, जो हमारे अंदर न करने की क्षमता, कुछ काम न करने की जो चीजें होती है वो हमारे डिसेबिलिटी दिखाती है। और डिसेबिलिटी डिसेबल जो व्यक्ति होता है, डिसेबिलिटी हमारी फिजिकली भी हो सकती है और हमारी मेंटली डिसेबिलिटी भी होती है, और ये दोनों ही डिसेबिलिटी हमें अपने इन्वायरमेंट के अंदर इंटरेक्शन करने में बाधा डालती है, ठीक है, हमें कठिनाई पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद बताइए सबसे पहले सैमुअल क्रिक ने
क्या है, डिसेबिलिटी का कंसेप्ट दिया। ठीक है, 1962 से इन्होंने इसके ऊपर काम किया और अपना कंसेप्ट जो डेवलप किया वह 1963 में पूरी तरह से डेवलप कर दिया। उसके बाद आया इन्होंने क्या क्या बताया कि बच्चे के अंदर की हमारे जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको किस किस टाइप में इन्होंने क्लासिफाई किया है। तो इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फिगर ग्रांड परसेप्शन, फिगर कंसिस्टेंसी, ये वाला मैंने बताया था। उसके बाद बताया कि जो डिसेबल बच्ची है उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। हम हमारी क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि डिसेबल लर्निंग डिसेबिलिटी किस बच्चे के अंदर है। लर्निंग यानी कि सीखने से संबंधित बाधा किस बच्चे के अंदर है। या तो बच्चा क्या है, ठीक से समझ नहीं पा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, या फिर क्या हो सकता है वह क्लास में टिक के नहीं बैठ रहा है, सुस्त दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, या फिर बच्चों को बच्चा क्या कर रहा है, गलत पढ़ के दिखा रहा है मुझे, या उसको अक्षरों की पहचान नहीं है। ठीक है, तो ये और थोड़ा सा भी क्या एनवायरमेंट में चेंज होते हुए परेशान हो जाता है, तो ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी को दिखाती है। उसके बाद इन्होंने बताया कि लर्निंग डिसेबल बच्चों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो इन्होंने बताया क्या जो जिसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, सीखने की समस्या होती है, उसका वह तो एक तो ना तो अपना अटेंशन, अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाता है वह पढ़ाई पे। दूसरा, उसका क्रियात्मक जो फंक्शनल लेवल है वो या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम है। उसका इंटेलेक्चुअल जो योग्यता है वह भी क्या है, या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम है। उसको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, भाषा संबंधी उसको कोई प्रॉब्लम है, इमोशनल बिहेवियर में उसमें कुछ फर्क है, और शैक्षणिक असमर्था। अब तक बस मैंने यही पढ़ाया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अब मैं आ रही हूँ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। बेटा ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिसेबिलिटी का। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उससे भी और आपके पेपर की उससे भी। आपकी टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इसने 4 टाइप की बताई है हमारी। सबसे पहले है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। सेकेंड है अपना डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। उसके बाद आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, डी वाई एस सी ए एल सी यू एल आई। डिसटेक्सिया। डिसटेक्सिया। ठीक है, ये 4 टाइप के इसने आपके अंदर क्या बताई है बहन? चार प्रकार के आपकी डिसेबिलिटी बताई है आपकी। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसटेक्सिया। ठीक है, टेक्सिया। अब इसमें बताया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से पीड़ित बालक वाचन से घबराते हैं, इन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई मैम देती है। प्लीज टेल द पेज नंबर वंस। पेज नंबर बेटा 172 हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम में बताते हैं बेटे। हेलो मैम। हाँ जी बेटे, बोलिए। आपके में बेटा इंग्लिश मीडियम में अलग अलग क्वेश्चन बना रखा है, डिसलेक्सिया के ऊपर अलग बना रखा है। नहीं, कंप्लीट नहीं दे रखा, इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट नहीं दे रखा।
Yes, ma'am. I have gone through the whole chapter, but isn't mentioned that about dyslexia and dysgraphia. हाँ जी, बस सिर्फ एक ही नहीं रखा है आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगी और हिंदी में भी बोल दूंगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो सारा ही दे रखा है। अब देखो बेटा, सबसे पहले आता है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? ये हमारा पढ़ने से संबंधित एक विकार है। डिसलेक्सिया सबसे पहले तो है ये हमारा फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1887 बाय रुडोल्फ बर्लिन। सबसे पहले किसने दिया भैया आपका डिसलेक्सिया की जो ये है, ये आपकी 1887 में रुडोल्फ बर्लिन के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसमें है डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ अल्फाबेट। इसमें जितने भी हमारे वर्णमाला में शब्द होते हैं उनको समझ नहीं पाते हैं बच्चे। ठीक है, प्रॉब्लम इन वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, बच्चे को क्या है, वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे को शब्दों को पहचानने की समस्या होते हैं। वे जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हैं, वो बी फॉर बॉल और डी फॉर डॉग में अंतर नहीं कर पाते हैं। जो स्मॉल लेटर होते हैं उसमें वो बी और डी को एक समान लिखते हैं। ठीक है, एंड लिख देते हैं ये वाला। ठीक है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन दिस, इसमें अनिश्चितता होती है। डिसलेक्सिया क्या है भाई, हमारा पढ़ने से संबंधित हमारा क्या होता है, एक वो होती है डिसेबिलिटी। फर्स्ट डिस्कवर किया है 1887 में रुडोल्फ बर्लिन ने। इसमें डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, प्रॉब्लम इन वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, टू रीड, बी को डी पढ़ता है, एम को डब्ल्यू, 6 को 9 एक्सेट्रा। दिस इज द अनसर्टेनिटी इन दिस, इसमें क्या होती है, अनिश्चितता होती है। दूसरा क्या है, वह एक एक कर वह धीमी गति से पढ़ता है, लिखने में भी अच्छा नहीं है। ठीक है, लिखने वाली बात इसमें बेवजह लिखी है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, जो शब्द लिखे हुए हैं वाक्य उनको पढ़ने में नहीं आते। मेन तो क्या है भाई, डिसलेक्सिया हमारा पढ़ने से संबंधित है, रीडिंग से। मैम चारों पॉइंट का हिंदी बता दीजिए ना। बेटा हिंदी में भी यही लिखे हुए हैं, डिसलेक्सिया। अच्छा ठीक है मैम। हिंदी में भी ऐसे मैम फिलोसफर थे क्या वो, उसका नाम लिख दीजिए मैम। किसका? वही मतलब जिनका आपने बताया उनका नाम लिख अच्छा दीजिए। अच्छा, रुडोल्फ बर्लिन, अभी लिखती हूँ रुडोल्फ। ये किसने दिया था भाई हमारा, ये दिया था रुडोल्फ बर्लिन। कब दिया भाई, डिसलेक्सिया का कंसेप्ट दिया उन्होंने 1887। ठीक है, मैम फिर ये सैमुअल ए क्रिक कौन थे जिन्होंने ये बताया था लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में? उन्होंने सबके बारे में बताया था, ठीक है मैम? नहीं सबके बारे में नहीं बेटा, सबने क्या है, जैसे ये साइकोलॉजिस्ट थे और सबने कोई ना कोई पॉइंट दिया है। जैसे अभी हम पीछे जो थ्योरी पढ़ी है, तो ऐसे ही क्या है, सबसे पहले किसने किया डिस्कशन कि भाई पढ़ने से संबंधित भी हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है। तो ये व्यक्ति थे रुडोल्फ बर्लिन, जिन्होंने सबसे पहले ये बात बताई कि बच्चों के अंदर ये वाली कठिनाई भी हो सकती है, रीडिंग से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड। ठीक है, वो नहीं मैम, मैं ये पूछा कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है उनके बारे में देखा था कि वो सैमुअल ए क्रिक जिन्होंने 1963 में ये थ्योरी दिया था। तो मैम ये पूछ रहा हूँ, ये चारों के लिए उन्होंने दिया था सैमुअल क्रिक या नहीं वो ऐसे ही थे? तो वो सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी को बताया कि भाई हमारे अंदर पढ़ने से संबंधित भी कोई समस्या हो सकती है। फिर अलग अलग लोगों ने बताया कि भाई पढ़ने से संबंधित समस्याएं तो होती है। रुडोल्फ ने बता दिया कि भाई एक रीडिंग से रिलेटेड होती है, किसी और ने ये बता दिया, किसी और ने ये बता दिया, किसी और ने ये बता दिया, या हो सकता है एक व्यक्ति ने बता दिया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल इसका नाम दिया गया है कि जो डिसलेक्सिया है रीडिंग से रिलेटेड, जो लर्निंग डिसेबिलिटी सबसे पहले किसने पहचानी, रुडोल्फ बर्लिन ने। वो दी थी सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब लर्निंग डिसेबिलिटी में ये टाइप दे दिए भाई अलग अलग,
उसने सिर्फ ये बताया था लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, कि जो हमें पढ़ने में लिखने में जो समस्या आती है, जो काम हम नहीं कर पाते, वो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो सैमुअल क्रिक ने दी थी। ठीक है, सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बताया। अब वो अलग अलग टाइप है, वो किसी और ने बताया। ओके मैम, ओके, हो गया क्लियर? थैंक यू, थैंक यू। ओके, देखो ये तो हुई यस मैम। डिस्ग्राफिया, ग्राफ, ये होती है भाई हमारी रिटन लिखने से संबंधित। डिस्लेक्सिया रीडिंग पढ़ने से संबंधित, इसमें क्या है हमारा रिटन लिखने से संबंधित होती है। कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है भाई ये। आप जहां घटा गुना भाग गलत कर रहे हो। और आगे है आपका डिस्लेक्सिया, ये किससे संबंधित होती है? हाँ, सपोर्टर है। टेक्स्ट, इसमें बेटा फ्यूचर ग्राफ रिलेटेड मिलेगी। ठीक है, इन्होंने मेन तो आगे तो 4 दे दिए, ध्यान, टेंशन, डिस्लेक्सिया, इसको इन्होंने ADHD का नाम दिया है। ADHD, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं। ADHD, अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान का अभाव, बच्चे का ध्यान नहीं रहता डिस्लेक्सिया में, ADHD भी इसका दूसरा नाम है। सबसे पहले आता है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी में, मीनिंग आपको क्लियर हो गया। लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, उसमें सबसे पहले बताई गई आपकी डिस्लेक्सिया, जो हमारी पढ़ने से संबंधित होती है। बच्चा क्या है, जब हम बच्चे से रीडिंग करवा रहे हैं तो वो गलत वर्ड पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्ग्राफिया, रिटन लिखने में समस्या आ रही है, इसमें तो बच्चा अक्षरों को पहचान नहीं पाता, इसलिए लिखने में गलती कर रहा है। डिसकैलकुलिया, बच्चा क्या है, जो भी जमा घटा गुणा भाग उसको करने में दिक्कत आ रही है। डिस्लेक्सिया, इसको हम क्या बोलते हैं, अटेंशन डेफिशिएंसी बोल सकते हैं। ठीक है, बच्चे का ध्यान नहीं है पढ़ने में। इसमें होते हैं जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हो गए, एक सीरियल पे आया था ऑटिस्टिक बच्चों को, वो बच्चा मान लीजिए अगर एक तरफ उसने देखने लग गया ना तो वो वही रहता है, यानी कि उसका एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ठीक है, इसने बताई है इसमें बच्चे का क्या है, आवेगों के ऊपर क्या है, जो भी उसके अंदर इमोशन आ रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, जो उसकी शिक्षा में बाधा डालता है। बच्चे को मैम दूसरा सीखने या लिखने से संबंधित क्या बोला आपने? दूसरा लिखने से बेटा, लिखने से। ठीक है मैम। अब मैम तीसरा तीसरा कैलकुलेशन से, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से मतलब लगा लो कैलकुलेशन। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटे बोलिए। स्वाति, ADHD की फुल फॉर्म बता दीजिए। ADHD, यस मैम, लास्ट आपने डिस्लेक्सिया में जो लिखा हुआ है। ओके ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा। हाँ जी। अटेंशन, जो डिस्लेक्सिया है इसको हम दूसरा नाम क्या है, ADHD, अटेंशन डेबिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अभी आप मैम डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में फर्क होता है क्या? क्या डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में फर्क होता है क्या मैम?
डिसऑर्डर का मतलब विकृति बोला है इसमें, और डिसेबिलिटी क्या है, अयोग्यता। इसने ये बोला है ये उसका पार्ट है डिसेबिलिटी का, डिसऑर्डर। ठीक है, क्योंकि सब बच्चों के अंदर डिसेबिलिटी, हम कंप्लीट मैम डिसेबिलिटी, सर क्योंकि ये सब समझे नहीं दोनों में फर्क। मतलब कोई चीज अटेंशन का क्या है? नहीं है, वो ऊपर नीचे है कुछ उसका। मैम अटेंशन के बाद क्या है वो डी से? डेटिक, DETICIT, डेटिक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इनको मैं बड़ा बड़ा एक्सप्लेन कर दूं, मीनिंग तो मैंने बता ही दिया आपको। हिंदी मीडियम में ज्यादा एलोबरेट करके दे रखा सिलेबस, लिख लिया बेटे? जी मैम। मैम डिसेबिलिटी मतलब तो मुझे लगता है कमियां होती है, डिसऑर्डर मतलब मुझे लगता है कि पागलपन होता है। हाँ 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 बेटा, ये ना स्प्रिंट हो सही रहा सही क्या है, क्योंकि बच्चों के मुंह से सुनते हैं या घर वालों से डिसऑर्डर मतलब पागलपन। है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये इसमें एक बच्चे ने बोला है हाँ ये स्प्रिंट हो रखा है, दूसरी बुक में देखा मैंने डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट। इसमें बच्चे का ध्यान देने और आवेग जो बिहेवियर है उसके कंट्रोल करने की परेशानी बच्चे को आती है। ठीक है, इस बच्चे क्या है ज्यादा उतावले होते हैं, इस टाइप के बच्चे शांत नहीं बैठते, ये ध्यान केंद्रित, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते। क्लास में होते हैं ना कई बहुत सारे बच्चे। अब देखो वन बाय वन इसको कर रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे क्या है, रीडिंग से घबराते हैं, ये लिखी हुई सामग्री को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, या तो उन्हें हो सकता है धुंधली दिखाई देती है या उन मीनिंगों को नहीं जोड़ पाते। वो क्या है, या तो बोलते हुए बार बार हकलाने लग जाते हैं या तुतलाने लग जाते हैं। ठीक है, अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं। दूसरा स्मृति संबंधी कठिनाई होती है, लेकिन जो राइटिंग होती है वो भी अच्छी नहीं लिख पाते, एक एक करके, और क्या है धीमी गति से ये पढ़ते हैं। अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो उससे संबंधित भी इनके अंदर दोष होता है। वाक्यों को समझने में इनके अंदर कठिनाई आती है। सबसे पहले क्या है, किसी भी थिंकिंग की इनके अंदर कमी होती है। आगे है क्रिया से पहले चिंतन, विद्यालय में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। अभद्र भाषा का प्रयोग व आक्रामक भी हो सकते हैं। ये बताया है आपने डिसलेक्सिया से संबंधित बच्चों के बारे में। ठीक है, डिसलेक्सिया किस कारण होता है अभी, ये हमें किस कारण होता है, यह रोग हमारा तंत्रिका संबंधी विकृत के कारण होता है। ये हमें क्या है, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और हमारे इन्वायरमेंट के कारण हो सकता है, जैसे हमें समय से क्या बैलेंस डाइट ना मिली हो, ठीक है, या किसी चीज की कमी रही हो, उसके कारण भी हो जाता है ये। इसका क्या निदान है भाई, पहले तो हमें क्या है फैमिली की केस स्टडी करनी पड़ेगी। भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, समृद्धि संबंधी परीक्षण तथा व्यवहार का सक्षम निरीक्षण किया जाए। आप ये देखते हैं जैसे छोटा बच्चा है वो तोतला बोलता है, तो हम ये देखेंगे भाई घर में भी पहले कोई तोतला बोलता था क्या। जैसे कुछ बच्चे होते हैं रै को लै बोलते हैं और कुछ बच्चे लै को टे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो प्रॉब्लम जिसके अंदर जेनेटिक में वो ठीक हो जाती है। ठीक है, और कुछ क्या है पूरी उम्र ही ऐसे रहते हैं। आगे आया हमारा डिस्ग्राफिया, जो हमारा लिखने से संबंधित होता है। इसमें बच्चे को क्या है लिखने में कठिनाई आती है। ठीक है, विचारों को लिखने की समस्या होती है, उनको कलम पकड़ने में, पेन पकड़ने में, पेंसिल पकड़ना ठीक ढंग से नहीं आता है, अक्षरों का आकार उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है। ठीक है, वाक्य छोड़कर या क्या करते हैं वह शब्दों को, जितने भी क्या है वर्ड लिखे हैं, जितने भी लाइन्स लिखी हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है, गैप है, वो ज्यादा लिख रहे हैं।
कि पहले यहाँ से लिख लिया, एक यहाँ लिख लिया, दूसरा यहाँ लिख लिया, तीसरा यहाँ लिख लिया, ऐसे करके वो लाइनें लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि अच्छे से लिख नहीं पाते, लिखने से संबंधित ये होता है हमारा। डिसकैलकुलिया हमारा किससे होता है, हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। इसमें बच्चे को जमा घटा गुना भाग इसको सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है बच्चे को, ठीक है। इसमें गणितीय कार्य करने में कठिनाई आती है, संख्याओं को पहचानने में उसको कठिनाई आती है, छोटा बड़ा यानी कि उसको ये बात समझ में नहीं आती कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, ये समझने में कठिनाई आती है। उसको क्या है, अपनी जो देखने और सुनने की जो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता है, वह टाइम, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड उसको समस्या आती है। टाइम को समझने में उसको समय लगता है, डिस्टेंस का जो है उसको समझने में उसको ज्यादा टाइम लगता है। नॉर्मल बच्चों से गहराई से जुड़ी समस्याएं उसके सामने होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रुपये पैसे लेन देने से संबंधित उसको कठिनाई आती है, ठीक है। तो ये वाली क्या है, डिसकैलकुलिया से संबंधित है। इसमें ना मैं एग्जांपल लेती हूँ। मेरा एक भाई है, बुआ का लड़का, वो थोड़ा सा उसके अंदर ये डिसलेक्सिया का भी है, उसके अंदर रीडिंग पढ़ना लिखना उसको नहीं आता, क्योंकि बचपन से वो कुछ ऐसा है। डिस्ग्राफिया की भी कमी है उसके अंदर, डिसकैलकुलिया की। उसके अंदर क्या है, कैलकुलेशन में मान लीजिए अब वैसे तो वो मेरे से काफी साल बड़ा, 10 साल बड़ा होगा, लेकिन आज भी हम उसको बोलेंगे ना 100 रुपए देंगे तो उसको वो थोड़े लगेंगे 100 रुपये। अगर हम उसको 10-10 के 10 नोट दे देंगे ना तो खुश हो जाएगी कि मुझे ज्यादा पैसे मिल गए, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, डिसकैलकुलिया के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ये सारे ही मेरे हैं, ठीक है, क्योंकि डिसेबल है वो थोड़ा सा। वैसे सारे काम में ठीक है, लेकिन जो लर्निंग डिसेबिलिटी उसके अंदर है। मैम वो पढ़े लिखे हैं फिर भी उनको मतलब वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। नहीं बेटा, उसका नाम लिखवाया था, पढ़ने के लिए बिठाया था, शुरू में ही उसको कुछ समझ में नहीं आया। मतलब अच्छा IQ लेवल में वैसे तो काम सारा करता है, ठीक है, घर का सारा काम करता है A to Z, लेकिन उसको एक तो पैसों का हिसाब किताब नहीं आता। उसको 500 रुपए दे दिए ना, उसको उसका नहीं पता। अगर मैंने उसको सामान लेने भेज दिया, सामान ले आएगा, उसको ये नहीं पता कि अब देखे अनपढ़ लोग होते हैं वो भी हिसाब किताब लगा लेते हैं, वो हिसाब किताब नहीं लगा पाता। अच्छा ठीक है। एक नंबर की बात बताती हूँ, वो मेले में जाने लग गया, उसकी मम्मी ने उसको 50 रुपए दे दिए, जा बेटा चला जा। तो बोले, रोने लग गया कि मैं नहीं जाऊंगा, 50 रुपए दिए, ये तो इसमें कुछ नहीं आएगा। उसकी भाभी बोली, मार रुक जा, मैं इसमें ज्यादा पैसे दूंगी। उसने 10-10 के 5 नोट दे दिए उसको, कूदता हुआ गया। थे तो वो भी 50, वो भी 50, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी चीजें, मैम ये डिसकैलकुलिया के नीचे क्या लिखा है आपने? ये है डिसलेक्सिया, इसको ADHD भी बोलते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तो मैम तो पीछे थ्योरी पढ़ाएं वो इस बच्चे पे काम लागू होगा या नहीं होगा, वो नियम जो पढ़ाएं पीछे? कौन से? वे तो बेटा ग्रोथ और डेवलपमेंट के नियम है ना, ये तो सीखने से संबंधित नहीं, जैसे मैम आप इंटरेस्ट बता रहे थे, पर्सनैलिटी बता रहे थे, एप्टीट्यूड बता रहे थे, तो वो इस बच्चे पे लागू होगा या नहीं मैम? देखो बेटा, जिसके अंदर ये सारे डिसऑर्डर आ गए तो उसका इफेक्ट उसकी पर्सनैलिटी पे भी पड़ेगा, उसके एटीट्यूड पे भी पड़ेगा, ठीक है। देखो ये मैं मेरे भाई की बात बता रही हूँ, उसके अंदर ये सारी चीजों की कमी है। पर्सनैलिटी का तो उसको पता ही नहीं क्या उसको पहनना है क्या नहीं पहनना है, ठीक है। एटीट्यूड का भी उसको पता नहीं कि कब कैसे क्या बिहेवियर करना है, ठीक है। तो जो अगर डिसेबिलिटी है ना, तो उसका फर्क हमारी पर्सनैलिटी पे भी, एटीट्यूड पे भी, एप्टीट्यूड पे भी दिखाई देगा और हमारी ग्रोथ पे भी दिखाई देगा। नहीं मैम, मैं ऐसा इसलिए पूछा ना क्योंकि मैम आंसर लिखना हो तो ये फायदा कर सकता है। जैसे कि क्या हुआ, किसी भी आंसर में हम इसके साथ कंपैरिजन करके अपने आंसर को बड़ा लिख सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा। जैसे कोई भी आंसर लिखना हो तो उसमें मैम हम ये एक तरफ इसको कंपैरिजन के तौर पे डिफरेंशिएट कर देंगे और बता देंगे कि मेरी जितनी भी जो थ्योरी है वो इस बच्चे पे थोड़ी अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा। ठीक है बेटा, लिख देना। बाकी लर्निंग वाले में तो आप पर्सनैलिटी और ये चीजें ना ही घुसाओगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसने जस्ट आपसे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पूछा, इसी का बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आगे चलो, ओके मैम। यस मैम। आगे है आपका डिसकैलकुलिया, पढ़ा दिया ना मैंने? हाँ पढ़ा दिया। उसके बाद है आपका
डिसलेक्सिया ADHD, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे के क्या है, जो बच्चे के अंदर जो भी उसके अंदर वो आ रहे हैं ना, इमोशन जो आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की समस्या होती है। बच्चा क्या है, एक चीज पर ध्यान नहीं टिका पा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, ADHD के क्या लक्षण है, कही गई बात को पूरा न सुनना, जितने भी डायरेक्शन दिए गए हैं, जितने भी उसको गाइडलाइंस दी, उसका ठीक से पालन न करना, कार्य और खेल आदि में ध्यान की कमी, कार्य करने वाले सामग्री कलम पुस्तकें आदि को खो देता है, बार बार खो देता है, ठीक है। उसको क्या है, उत्तेजित सबसे जल्दी होता है, भूलने की समस्या सबसे ज्यादा होती है, इसके अंदर बेचैनी बनी रहती है, हाथ पैर की उंगलियां वह चलाता रहता है, कक्षा में अलग अलग सीटों को बदलता रहता है, कभी एक सीट पे बैठा, कभी कहीं पे बैठा, कभी बंदर की तरह इधर उधर, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बिहेवियर कर रहा है, अत्यधिक तीव्र वार्तालाप करता है, बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, कभी किसी से कभी किसी से। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वार्तालाप का इन्होंने इसमें जोड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा है ये कि ज्यादा बातें करेगा तो वह ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपनी पढ़ाई के ऊपर। प्रश्न समाप्त होने से पूर्व भी उत्तर दे देता है। देखो भाई, ADHD में भी इन्होंने क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों के बच्चे बताए हैं। एक तो क्या है, प्रश्न समाप्त होने से पूर्व भी उत्तर दे देना, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाना, भाई कुछ बच्चे होते हैं अपना वेट नहीं कर सकते, पहले ही बता देंगे। दूसरों की बात को सुने बिना बीच में बात को काटना। और इसके इन्होंने उपचार क्या क्या बताए हैं, शिक्षक के निकट इनकी बैठने की व्यवस्था। अगर ऐसे बच्चे हमारी क्लास में है तो क्या करना चाहिए, एक तो इनको फर्स्ट बेंच पे बिठा देना चाहिए, खिड़की या दरवाजे से दूर बिठाया जाना चाहिए, कार्य करने के लिए अधिक समय इनको दिया जाना चाहिए, सीधे सपाट प्रश्न पूछे जाएं, अनुपयुक्त इनके जो भी यह बिहेवियर कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखी जाए, इनको रिइंफोर्समेंट देना, पुनर्बलन, यानी कि भाई आप अच्छे से कर सकते हो, लगा सकते हो। पॉजिटिव बिहेवियर के लिए उनको क्या है, मोटिवेट करना, कार्य करते समय अल्प विराम देना, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत रेस्ट देना। ये सारी चीजें इन्होंने इसमें बताई। अब अगला जो टॉपिक बताया है इसने, लर्निंग डिसेबिलिटी बालकों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड हमें क्या क्या प्रावधान करने चाहिए, ठीक है। उनके क्या है, अब यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को लेकर भी हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाने चाहिए। इन बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए टीचर्स को भी क्या है, इनकी तरफ अटेंशन क्रिएट करना चाहिए। इन बच्चों का जो बिहेवियर है उनके ऊपर बारीकी से इनके ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। और सबसे पहले ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि इस बच्चे के अंदर समस्या क्या है, बच्चे के अंदर कौन सी समस्या है, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, ADHD है। पहले सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करके ये पता लगाना है, उसके बाद हम ही उसके आगे का उपचार सोचेंगे। यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे प्रावधानों की चर्चा की गई है। देखिए, सबसे पहले क्या बताया है, इन बालकों की एजुकेशन के लिए टीचिंग करते समय इंद्रिय जनित यानी कि सेंसर मोटर साधनों की व्यवस्था की जाए जिससे क्रियाशील रहकर सीख सके। उस समय क्या है, हमें कुछ ऐसी चीजों का, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स का यूज करना चाहिए जिससे इनका ध्यान इनके ऊपर टिका रहे। जैसे क्या है, जिसमें ये अपनी आंख नाक कान सारी चीजों का, सारी इंद्रियों का प्रयोग कर सके। टीचिंग को क्या है, बिल्कुल सजीव बनाने के लिए हमें क्या है, वस्तु आकृति चित्र को बदल बदल कर दिखाया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे को उसमें पढ़ने में मजा आए और वह अपना ध्यान लगाए। आगे है, बालक के स्तर को ध्यान में रखकर जितनी भी घटनाएं हुई उससे संबंधित हमें क्या एग्जाम्पल देने चाहिए, यानी कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड कोई ना कोई लाइव एग्जाम्पल दूंगी तो बच्चे को समझ में अच्छा आएगा और वह आराम से पढ़ेगा, ठीक है। टीचिंग करते समय बच्चे के व्यवहार का क्या है, बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करना है हमें। बच्चे को वास्तविक वस्तुएं दिखाकर समझाया जाना चाहिए। मान लीजिए अगर हम बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो अगर हम उन्हें एक बार बाहर ग्राउंड में, देखो प्लांट तो सारे बच्चे देखते हैं, एक बार ग्राउंड को प्लांट दिखा देंगे तो बच्चे को क्या है, इजीली वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बच्चे को क्या है, हमें एक सीरीज के रूप में पढ़ाए, बीच में छोड़े नहीं। अगर मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ ना, ये नहीं है कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया फिर मैं बुक के लास्ट में चली गई। ये नहीं है कि पहले मैं बच्चे को अगर प्लस सिखाना है तो उसके बाद मैं माइनस करना सिखाऊं, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। ये नहीं है कि पहले मैंने उसको डिवाइड सिखा दिया और उसके बाद मैं उसको प्लस पे लेके आ गई, तो ये नहीं चलेगा। बच्चे को क्या है, सीरीज के अकॉर्डिंग पहले बच्चे को क्या है, अल्फाबेट सिखाने हैं, फिर बच्चे को क्या हमें वर्ड बनाना, फिर सेंटेंस बनाना, ऐसे क्या है एक सीरीज में उसको सिखाना है। कक्षा में वे वस्तुएं हटा दीजिए
जिससे बच्चे पर का ध्यान बार बार जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मान लीजिए कुछ चित्र वगैरह लगे जिससे बच्चा बार बार ये करे, तो हमें उनको हटा देना चाहिए। स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, संकेत हो वह भी स्पष्ट। हमें क्या है, भाषा बिल्कुल स्पष्ट यूज करनी चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आ सके। सिखाते समय अधिक से अधिक क्या है, मान लीजिए किसी चीज के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं उसकी पिक्चर दिखा दूंगी तो वो बच्चे को समझाने में इजी रहेगा। आगे क्या है, बच्चे को क्या है, जो भी काम मैंने करवाया है उसको बार बार प्रैक्टिस करवानी चाहिए, नहीं तो बच्चा क्या है, भूल जाता है। ब्लैक बोर्ड का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे बच्चे लिखी हुई चीजें देखते हैं तो वो उनके दिमाग में कुछ टाइम तक फीड रहती है। और क्या है, अगर हमारे बच्चे के अंदर कुछ भी कमी, तो टाइम टू टाइम उनके पेरेंट्स से भी क्या है, हमें अटैच रहना चाहिए। बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स को देते रहना चाहिए, ठीक है। साथियों के साथ सीखने पर बल और सहपाठी शिक्षण, साथ साथ में क्या है, बच्चों का ग्रुप लर्निंग भी करवानी चाहिए। हमने क्या है, ग्रुप बांट दिए, भाई तुम इस ग्रुप के, तुम इस ग्रुप के, ठीक है। ग्रुप कभी कभार हमें क्या है, ग्रुप टीचिंग, ग्रुप लर्निंग भी करवानी चाहिए। दूसरा क्या है, बच्चे को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमें होमवर्क देना चाहिए। बच्चे से क्या है, बच्चे का जो अगर मान लीजिए उसने कुछ मिसबिहेव किया है तो उस पर भी हमें क्या है, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके अनुचित व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बच्चा क्या है, अच्छा बिगड़ जाएगा। अच्छे व्यवहार से अनुबंध स्थापित करना, बच्चे को अपने व्यवहार की देखरेख और स्वयं करने के लिए, यानी कि बच्चे को अपने बिहेवियर, अपने पर ध्यान रखने के लिए बार बार क्या करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बेटा आपने यहाँ पर गलत बोला, आप अगली बार ऐसी बात नहीं करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने ये कुछ चीजें दी हैं कि इन चीजों को फॉलो करके हम बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी को, देखो भाई जिसकी जन्मजात है उसमें तो हम सुधार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझकर भी ऐसी चीजें करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम कुछ ऐसी चीजों को लागू करके कुछ हद तक ये जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे मैम एक बात बताइए, ये सब नियम तो एक मेरे पे भी लागू हो सकता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट पे? क्या जितनी कुछ बताएंगे तो हम मेरे पे भी लागू हो सकता है ना, एज अ नॉर्मल मेंटल जिसका अच्छा हो। नहीं बेटा, आप आपकी क्यूरियोसिटी है पूछने की, आप इसमें आपको दिक्कत नहीं है, आपके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, आपके नहीं, जैसे मान लीजिए मैम, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी तो डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी तो प्रॉब्लम में आती है। तो जो आपने बताया ग्रुप डिस्कशन, वो तो हम लोगों के लिए बना है, या जो भी आपने बताया, तो मैम उसकी डिफरेंस क्या है? ये दोनों तो हर जगह लागू होगा ना? हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी तो बेटा देखो किसी के अंदर भी हो सकती है ना, तो उसमें हो सकता है। नहीं, डिसेबिलिटीज नहीं मैम, ये जो आपने अभी बताया ना कि उपाय करना चाहिए, तो वो उपाय तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी चाहिए। हाँ, नॉर्मल बच्चे को भी चाहिए। इनके साथ साथ जो नॉर्मल बच्चे हैं क्लास में, उनके ऊपर भी ये उपाय लागू होते हैं, क्योंकि भाई क्लास में तो हमें इसी तरीके से पढ़ाना है। कुछ बच्चे जिनके लर्निंग डिसेबिलिटी, उनकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका, तो मैम फिर रिकॉग्नाइज कैसे कर पाएंगे दोनों बच्चे के बीच में डिफरेंशिएट? बेटा देखो, बच्चे के सबसे पहले तो यही बताया गया कि टीचर को सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस बच्चे के अंदर क्या कमी है, ठीक है। और जब बच्चे को मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैंने 10 बार एक टॉपिक करवा दिया, तब भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना उसकी। उसको कैलकुलेशन करने दोगे, वो कैलकुलेशन नहीं करेगा तो समझ जाओगे ना, ये तो कॉमन सी बात है। मैम मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं ना ऐसे ही 9th-10th के बच्चे भी, उनको भी नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं आता, तो मैम इसका तो उनको डिसेबिलिटीज हुआ ना, या केयरलेस होंगे वो लोग? बेटा देखो, अगर वो ठीक ठाक है पढ़ने में, या तो हो सकता है उनका बेस ही खराब हो, स्टार्टिंग से ही उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा हो, तभी तो अभी उनको 10वीं में जाकर क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जिनको 10th में आके मैथ्स नहीं आ रहा, तो वो क्या है, डिसकैलकुलिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या है, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो वो उनकी डिसेबिलिटी बनता जा रहा है। तो मैम ये इंटरेस्ट हुआ या डिसेबिलिटीज हुआ? इंटरेस्ट, अब इसमें इंटरेस्ट की कहां, जैसे मैम आपने परसों या कुछ दिन पहले बताया था कि बच्चे को अगर टीचर सही से नहीं पढ़ा पाए, या बच्चे का अगर उस पर ध्यान न हो,
तो इस वजह से उस बच्चे को सब्जेक्ट से एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैम हाँ। हाउ मतलब कैसे पता करेंगे कि ये डिसेबिलिटीज है या वो बदमाशी है बच्चे का या इंटरेस्ट देखो नहीं कुछ है? बच्चे तो जानबूझ के नहीं सीखना चाहते और कुछ बच्चों में बेटा क्या होता है, स्टार्टिंग से ही डिसेबिलिटी होती है। कुछ बच्चे की क्या होती है, डिसेबिलिटी होती है, और कुछ बच्चे जानबूझकर इंटरेस्ट ना दिखाने की वजह से ये चीजें गड़बड़ करते हैं। कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग तो से, जैसे मैं मेरे भाई का एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरी बुआ के लड़के का, वो तो भाई भगवान की देन ही ऐसी उसकी, उसको कुछ नहीं आता इनमें से, सारी डिसेबिलिटी उसके अंदर है। 10th क्या, उसने तो बेचारे ने 2nd क्लास तक भी, उसने 1st क्लास 4 साल तक बिठाए रखा उसको 1st क्लास में, लेकिन उसको फिर भी कुछ समझ नहीं आया कि वर्ड क्या होते हैं, ABCD क्या होती है। उसको एटलीस्ट 3-4 साल में बस 100 तक काउंटिंग आई, वो भी पहचानना नहीं आया उसको। तो वो उसकी डिसेबिलिटी है, उसको ना तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं बोल सकते, वो तो उसके अंदर डिसेबिलिटी है। इंटरेस्ट में तो ये हो गया कि बच्चे का एक सब्जेक्ट फेवरेट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट भाई फेवरेट नहीं है लेकिन काम चलाओ वो कर रहा है उसको। तो इसका मतलब मैम आप ये बताइए हर सब्जेक्ट पे लागू होगा तब कहेंगे कि वो डिसेबल्ड पर्सन है? क्या लागू होएगा? मतलब कि मैम मैथ के साथ हिंदी इंग्लिश सब में वो कमजोर होगा तब उसको कहेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज, और किसी एक में तो साथ उसका इंटरेस्ट नहीं उसके में। देखो अब उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी, मान लो अगर वो अच्छे से ढंग से पढ़ रहा है, उसको पढ़ना आ रहा है, लिखना भी आ रहा है, तो उसके अंदर तो नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके अंदर तो अटेंशन की कमी है। जब बच्चे ने पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, उसको कैलकुलेशन करनी आ गई, फिर भी नहीं पढ़ रहा वो, तो उसके अंदर मैं तो नहीं मान रही लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो तो ध्यान नहीं दे रहा, अटेंशन नहीं दे रहा, शरारतों में। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बेटा आप देखो इसमें कौन सा है अगला टॉप पॉइंट, डिसेबिलिटी का। आपके सब्जेक्ट में सिलेबस बस यही डिसेबिलिटी है, वैसे तो बहुत सारे टाइप के डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये हाँ फोर्थ जो आपने बताया डिस्टैक्सिया, ये डिस्प्रैक्सिया है डिस्टैक्सिया? टैक्सिया बेटा ये हम टैक्सिया तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। नहीं, आपकी बुक में दे रखा है बेटा, जो ADHD है ना उसके साथ, अब मैंने बताया ना, आप डिस्प्रैक्सिया बोल रहे हो ना, हाँ जी मैम। डिस्प्रैक्सिया होता है आपकी लिखने व उन चीजों को, फीलिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड ड्राइंग। हाँ जो जी। डिस्प्रैक्सिया होता है ना वो होता है लिखने में और ड्राइंग करने में। हाँ जी मैम, वो मोटर स्किल्स में अपना वो जी, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। ये आपको तो ना सिर्फ मेन 4 दिए हैं, मैं आपको बता दूं, नाम बता दूं, आपके डिस्ग्राफिया भी होता है, डिसअग्रेफिया भी होता है, डिस्प्रैक्सिया भी होता है, डिसएप्रेक्सिया भी होता है, हाँ जी मैम। और डिस्टैक्सिया तो कैलकुलेटर में भी आपके 3-4 टाइप होते हैं। उन्होंने तो सिर्फ ये है, आपको सिर्फ यहाँ पर नाम दिए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, नहीं तो इसके भी कई सारे टाइप हैं, पढ़ने से रिलेटेड भी कई सारे टाइप हैं, और रिटर्न वाले में भी कई सारे टाइप हैं आपके। ओके मैम। मैम तो हमें एग्जाम में इसको अलग अलग करके लिखने पड़ेंगे? नहीं, बस आपको आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, हाँ जी मैम। सिर्फ इनके नाम है, इनको लिखो और आप इनको एक्सप्लेन करो। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, आपने तो मोटा मोटा अपना भाई 4 प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, आपको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके मैम। डेप्थ में आप जब जाओगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो उसमें डिसलेक्सिया के भी आपको कई सारे टाइप दे रखे हैं, पढ़ने से संबंधित के भी आपके बहुत सारे टाइप दे रखे हैं। ओके जैसे थैंक ये यू। था डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित है, लिखने से ही इसने उसके अंडर 4 दे दिए, डिस्प्रैक्सिया, डिसएप्रेक्सिया, एग्रेफिया। ओके मैम। और कैलकुलेशन में भी है आपका, एक तो लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया और ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, ये दे रखा है, लेक्सिकल और ग्राफिकल बांट रखा है इसको। तो जो चीज आपके में नहीं है तो मैं उसको इतना डेप्थ से नहीं पढ़ा रही, ओके मैम। क्योंकि नहीं तो जो मैं टेक्स्ट बुक ले रखी हूँ ना, उसमें इसके भी पार्ट दे रखे, इसके भी, इसके भी, इसके भी, फिर आपने इनके नाम मैम नाम भी सिर्फ डिसलेक्सिया
तो मैम सिर्फ डिस्लेक्सिया का ही वो दिए हैं फिलोसफर के नेम, बाकी का नेम नहीं बताया मैम। नहीं, मैंने सिर्फ जो मेन पॉइंट है ना उनको बता दिया आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही पॉइंट हैं। नहीं वो नहीं मैं पूछा, मतलब एक ही का आपने थिंकर्स का नाम बताया तो डिस्लेक्सिया का अच्छा, ये रोल्फ बर्लिन, बेटा नाम सिर्फ इसी का आया है और किसी का नाम ही नहीं आया है। और किसी का नाम आता तो मैं बता ही देती साथ साथ। ओके ओके। एक मिनट में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम। आगे दे रखा है ऑब्जर्वेशन मेथड, हिंदी मीडियम में दे रखा है ऑब्जर्वेशन मेथड का क्वेश्चन, और इंग्लिश में दे रखा है डिसलेक्सिया के बाद इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट डेफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअल वाले। एक मिनट में पॉइंट देखती हूँ। अगला बेटा जो आपका है इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है ये हिंदी मीडियम में नहीं दे रखा बेटा, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वाला पॉइंट, लेकिन आपके सिलेबस में है और इंग्लिश मीडियम में दे रखा है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट या डेफिशिएंसी आप जिसको बोल सकते हो, इसका मतलब होता है पीपल विद हाई इंटेलिजेंसी आर क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी और गिफ्टेड और जीनियस, while those who have limited mental ability or sub-average mental functioning are generally known as have intellectual deficiency। ठीक है, या इम्पेयरमेंट। इसने बोला है कि कुछ लोग तो क्या होते हैं जिनके अंदर हाई इंटेलिजेंसी होती है, ठीक है, उनको हम या तो गिफ्टेड बच्चे बोल रहे हैं या फिर जीनियस हम उनको बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ के अंदर क्या होती है, जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बिल्कुल लिमिटेड सी होती है, या फिर जो हम मेंटली जो फंक्शन करते हैं उससे भी एवरेज या कम होती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। ठीक है, कि बौद्धिक कमी, बौद्धिक क्षमता की कमी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन किसने दी है? 17th सेंचुरी में थॉमस विल्स प्रोवाइड द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एज ए डिजीज। 17वीं शताब्दी में सबसे पहले जो थॉमस विलिस थे उसने सबसे पहले किसका कंसेप्ट दिया था, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का या डेफिशिएंसी के नाम से उसने एक डिजीज बताई थी कि ये भी एक बीमारी होती है। इसमें क्या है, ही बिलीव दैट इट वाज कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द ब्रेन। इसमें क्या हो सकता है, हमारे ब्रेन में ही कोई स्ट्रक्चरल कोई समस्या हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे एनाटॉमिकल प्रॉब्लम कुड बी आइदर एन इनबोर्न कंडीशन और एक्वायर्ड लेटर इन लाइफ। ये क्या है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल क्या है, या तो जन्मजात हो सकती है या हमें बाद में भी कभी भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को जन्मजात ये डेफिशिएंसी हो सकती है, और कई बार किसी को क्या है, मान लीजिए सिर पर चोट लगने की वजह से ये डेफिशिएंसी हमारे अंदर हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है भाई, आपका इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सेट ऑफ कंडीशन इन सॉल्विंग डेफिशिएट इन
एबिलिटी ऑफ कॉग्निशनल फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव स्किल्स। इसमें ये बताया गया है कि इंटेलेक्चुअल बौद्धिक अक्षमता का मतलब ये बताया गया है कि जितने भी हमारे कंडीशन, किसी भी चीज को, कोई भी हमारी कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, कोई भी दिमाग से रिलेटेड कोई काम हमें सोल्व करना है तो उसको हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सिचुएशन के अंदर हमें क्या है, प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते हैं। किसी नई सिचुएशन में हमें एकदम से डाल दिया जाए तो वहां पर हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस एबिलिटीज में क्या है, पर्सन हैज सर्टेन लिमिटेशन टू मेंटल फंक्शन। उसमें क्या हो जाती है, बहुत सारे जो उसके दिमाग से रिलेटेड जो भी उसको काम करने होते हैं उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती है। उसके अंदर क्या है, या तो उसके क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, या फिर क्या है, टेक केयर में ढंग से नहीं कर रहा है, सोशल स्किल्स की भी उसके अंदर कमी हो सकती है। ठीक है, अब इसका क्या बताया गया है, इसको बोला गया है डायग्नोस्ड एंड स्टैटिस्टिकल DSM IOP, डायग्नोस्ड एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसके अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग व्हिच मस्ट बी सपोर्टेड बाय 3 फैक्टर इंटेलेक्चुअल इम्पेरिटीज, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन अडॉप्शन फंक्शनिंग एंड वन सेट बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो एक DSM है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल था जिसमें मेंटली डिसऑर्डर दिए, उसमें इन्होंने 3 प्रकार के बताए कि 18 साल से अगर कम व्यक्ति के अंदर एक तो ये इंटेलेक्चुअल इम्पेरिटी जो है, या फिर किसी भी चीज को वह अच्छे से डिफिकल्टी उसको आ रही है, या कोई भी काम करने में उसको मेंटली कोई भी काम करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इन्होंने इस डिजीज या डिसऑर्डर के अंदर इनको रखा। ऐसे ही क्या है, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन ने भी ऐसे ही कुछ कोटेशन दी है। मेंटल रिटार्डेशन रेफर टू द सिग्निफिकेंट सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग concurrently with deficit in adaptive behavior and the manifestations ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड। अब जो अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल रिटार्डेशन है उन्होंने ये बोला है कि या तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान हमारे क्या है, ये कमी हो सकती है, या क्या है, हमारा कुछ जो इंटेलेक्चुअल जो फंक्शनिंग है, जो हमारे काम करने की, जो हम सोचने की, ये सारी चीजें हमारे अंदर कुछ ठीक नहीं है, तो इन्होंने क्या इसको मेंटल रिटार्डेशन का नाम दिया है। अब पूछा है कि ये किस कारण से ये डेफिशिएंसी हो सकती है, तो इसमें क्या है, इसने एक तो बताए हैं आपके प्रीनेटल कॉजेस, और है हमारे पेरीनेटल कॉजेस, और है पोस्ट नटाल कॉजेस। इन्होंने क्या है, तीनों सिचुएशन में बताए हैं कि ये कब कब क्यों होती है, किस कारण से होती है। आपकी सबसे पहले बताई है प्रीनेटल कॉजेस में आपकी इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट कैन समटाइम्स बी ट्रैक्ट एज ए जेनेटिक डिफरेंस। कई बार क्या हो सकता है, ये हमारे जेनेटिक के कारण भी हमारे अंदर आ सकती है, उसके कारण भी ये डिसऑर्डर हमें हो सकता है। इसमें बताया है हमारा क्रोमोसोम से डेलीशन, क्राइडुचार्ड सिंड्रोम, या फिर हमारा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस, ये इस टाइप के इन्होंने कई प्रकार की एरर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर, एक्स सिंड्रोम, एग्जांपल ऑफ, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो हमारे जेनेटिक के कारण हमें अलग अलग टाइप के इसमें कुछ ये क्रोमोसोम्स के कारण हुई है, ये बताया है। अर्ली अल्टरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और कॉग्निशन, कुछ होता है कि कुछ बच्चे क्या है प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं, तो उसके अंदर भी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसके कारण भी ये कोशिश हो सकता है। उसके बाद है उनकी मैटरनल हेल्थ, ये क्या है, मैनी फैक्ट डेवलपिंग फिटस इंक्लूडिंग मैटर आपकी मैटरनल हेल्थ, मैटरनल न्यूट्रिशन, सब्सटेंस यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मैटरनल इलनेस। Women over 35 years and teenagers are more likely for various reasons to have high risk of pregnancies. Poor mentally nutrition will affect the child by the not suffering meeting। देखो भाई, मैटरनल हेल्थ के कारण भी मान लीजिए एक माँ को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है खाने में, तो उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ उसके बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, तो उसके कारण भी ये क्या है, हमारी मल न्यूट्रिशन की जो हमारी क्या हो जाती है, न्यूट्रिशंस की उसके अंदर क्या है, कमी हो जाती है, उसके कारण भी ये हो सकता है। आगे है हमारा मैटरनल इन्फेक्शन हो गया, पेट में बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, इसमें अफेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पेरीनेटल कॉजेस। इसमें बताया है हमारा समटाइम द ब्रेन डेवलप नॉर्मली बट इंजरी। इसमें बताया है कि अब बच्चा, अब ये क्या है, इनबोर्न नहीं है,
अब ये आ गई है आपकी, हमारा डेवलपमेंट तो अच्छी थी हमारी ब्रेन की, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें कहीं पर चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसके दिमाग में चोट लग गई, तब उसकी ब्रेन फंक्शनिंग क्या है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, तब जाकर ये क्या हो गया है, यानी कि उसके ब्रेन को प्योर ऑक्सीजन मिल पाई या कुछ ऐसी चीजें, उसके कारण आपका क्या हो गया, ये मेंटली इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी उसके अंदर आ गई। एक है आपकी पोस्ट नटाल कोजेस। पोस्ट नटाल कोजेस में क्या बताया गया है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी may begin anytime before the child reaches 18 year of the age that the child can be born with a normal functioning but then suffering damage with the result the intellectual it to improve to know that the brain damage cause intellectual impairment. Some children who receive brain damage recovery completely, other may be इफेक्ट नॉट इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। इसने बताया कि पोस्ट नटाल में पहले तो क्या मान लीजिए 18 साल तक तो बच्चे का दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन अचानक किसी चीज की वजह से, इंजरी वगैरह की वजह से या किसी और चीज की वजह से उसमें कुछ क्या हो गई है, कुछ डैमेज आ गया है, तो उसके कारण उसको ये हो गया है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। कुछ बच्चे तो क्या है, ब्रेन की जो डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी कर पाते हैं और कुछ बच्चे रिकवरी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें बताया गया भाई एंड अंडर डेवलपमेंट इन फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डिफॉर्मेशन, पुअर फाइन मोटर स्किल्स, रिटार्डेड मूवमेंट एंड बैलेंस, average weight and height usually less than normal peer of the same chronological age। अब इसमें बताए हैं कि ए चाइल्ड विद, एक बच्चा जिसको ये बौद्धिक क्या है आपकी डेफिशिएंसी है, जनरली एग्जिस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। उसके अंदर क्या क्या मिलते हैं, तो अंडर डेवलपमेंट, उसकी या तो हो सकता है कि उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ कमी रहेगी, वो पूरी नहीं हो पाई है, उसके कारण ये कमी हो सकती है। दूसरा बच्चे का क्या है, एवरेज वेट हाइट यूजुअली लेस देन द नॉर्मल पीयर, जो उसके एज के जो बच्चे हैं उनसे उसका हाइट वेट क्या है नॉर्मली क्या है कम है या कोई और कारण। उसके बाद फिजिकली डिफॉर्मेशन, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई कमी या फिर क्या है आपका रिटार्डेड according to the patient's refraction. Suction is achieved within 3 or 4 seconds. A voice command tells you that it's ready, and then you're able to step on the foot pedal and begin the femtosecond ablation. So the patient is now looking at the fixation target, and the computer then tells us when it is that we can apply the pedal and begin creation of the flap. And the cone automatically detaches itself at the end of the max over to the milady. I put the little eyelid holder in again, nice and steady there, keep looking straight. And as you can see, the form ठीक है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशल में क्या पाई जाती है भाई इस टाइप के बच्चे को, and as you can see, the bubbles are, for all intents and purposes, completely gone by the time the patient reaches the milady. The fixation of the patient, which is approximated by the green flashing light on the milady, can be seen to be perfectly centered within the circle of this circular flap. And you can see that the visual axis of this patient is actually supranasal. Here I am finding the flap edge to gently pull through the interface that was created. Evidence of the premature late reaction, हमने कुछ बोला रिएक्शन ही नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद प्रीमेटिव रिएक्शन, डिस्टर्बेंट बिहेवियर, ठीक है। ये सारी चीजें The ablation is centered on the patient's visual axis or corneal vertex, which is the approximation that we use for the visual axis. एजुकेशन की जरूरत है, इसको प्रॉपर ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी इंडिविजुअलाइज्ड हमने उसकी हेल्प करनी चाहिए ऐसे बच्चे की, लर्निंग बाय डूइंग, उसको क्या है करके उसको सिखाना चाहिए। उसके बाद अडेप्टेशन द कैरिकुलम के अकॉर्डिंग उसको क्या है काम देना चाहिए। रेडीनेस प्रोग्राम आपका क्या बताया गया है, रेडीनेस प्रोग्राम यानी कि जो उसको प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए समय समय पर क्या है प्रोग्राम, ऐसे एकेडमिक प्रोग्राम चलाने चाहिए। आगे क्या है ग्रेडेड कैरिकुलम लगाना चाहिए, रिपीटेशन होनी चाहिए बार बार उसको समझाने के लिए, जो सिलेबस उसको बार बार रिपीट होना चाहिए। नीड बेस्ड कैरिकुलम, ऐसे बच्चों को सिर्फ जितने की आवश्यकता है सिर्फ उतना ही कैरिकुलम उनको करवाना चाहिए, ठीक है। पीयर ट्यूटरिंग और उसके बाद है रिवर्स मैनी स्ट्रीमिंग, उसके बाद है इंडिविजुअल
इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, IEP, इंडिविजुअल एजुकेशन, इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको क्या है यूनिक एजुकेशन नीड की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के जरिए भी हमें क्या है उनको सिखाना चाहिए। बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक भी हमें उन्हें सिखानी चाहिए। ये तो थे जिनके अंदर माइंड की क्या होती है बेचारे, जिनका IQ लेवल थोड़ा कम होता है, माइंड से रिलेटेड जिसको डेफिशिएंसी होती है। और अगला जो पढ़ोगे वो आएगा आपका इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये तो थे बेचारे थोड़े जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिनका IQ लेवल बहुत कम है, ठीक है, जिनको क्या है मेंटली इंटेलेक्चुअल क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। सवाल है मैम। बोल भाई। मैम सवाल मैम, एक मेरा डाउट ये था। कि अच्छा पहले पूछने दीजिए। मैम, रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है इसमें, जो आपने 10 पॉइंट बताया? एक मिनट बेटा पढ़ के देखती हूँ मैं। Placement of student with a disability into ongoing activity of regular classroom so that the student receive education with a non-disabled match to know the mainstreaming. In reverse mainstreaming, regular education student are brought into special education classroom. इसमें ये बताया गया है कि जो इस टाइप के बच्चे होते हैं इनके लिए हमें देखो मेन स्ट्रीमिंग का रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग हो रखी है इनकी, जो हम बच्चों को सबके साथ सिखा रहे हैं ये बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो इसके कारण क्या है, इसके अकॉर्डिंग मेन स्ट्रीमिंग इसका मैच नहीं कर पा रहा है क्योंकि वह उन चीजों को नहीं सीख पा रहा है। इन बच्चों को मेन हमें क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग के जरिए हम इनको सिखा रहे हैं, तो इनके लिए हमें रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग का मतलब इनके लिए स्पेशल क्लासरूम बनाना है हमें, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे जो अर्पण एजुकेशन होती है ना, जिनके लिए इंक्लूसिव या स्पेशल एजुकेशन नीड वाले उन बच्चों को हम पढ़ाने की बजाय उनको ये सिखाते हैं ताकि वो अपने जीवन में जीवन यापन करने योग्य चीजें बनाना सीखे। जैसे उनको कैंडल मेकिंग सिखा दिया, ऐसे बच्चे क्या है पढ़ने में ठीक नहीं, उनको कैंडल मेकिंग सिखा दिया, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीजें सिखा दी, उनको लिफाफे बनाना सिखा दिया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग, उनको हम क्या है रेगुलर क्लास की तरह न पढ़ा के उनको जीवन यापन करने की चीजें हम उसको सिखा रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम मैं ये पूछा था कि लर्निंग डिसेबिलिटीज और आपका ये जो इंटेलिजेंस है दोनों में डिफरेंस है या लर्निंग का नेक्स्ट स्टेप होता है इंटेलिजेंस डिसेबिलिटी? अरे भाई रोशन की ना सवाल का जवाब आप लोग दो क्योंकि मैं तो ना जवाब देते कोई बता दो भाई। लर्निंग का नेक्स्ट स्टेप होता है ये इंटेलिजेंस डिसेबिलिटी या मैम दोनों सेपरेट है? क्या सेपरेट पूछा, मैं एक बार माइक के पास आ जाऊँ फिर से बोल। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटी आपका उसका नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इंटेलिजेंस, मतलब ये क्या बताए थे इस शब्द नाम भी भूल गया आपको बोलते बोलते। इंटेलेक्चुअल, हाँ इंटेलेक्चुअल। तो मैम ये मुझे बताइए कि लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी या दोनों डिफरेंट है? हाँ ये बताइए। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये नॉर्मल बच्चे में भी पा सकती है, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल आपकी इम्पेयरमेंट जो जिन बच्चों का IQ लेवल कम होता है वो वाले बच्चे होते हैं, उनमें ये चीजें तो होती ही होती है, बाकी उनके अंदर कुछ और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये तो क्या है नॉर्मल बच्चों को भी हो सकती है भाई डिसलेक्सिया, ये तो नॉर्मल बच्चों को भी हो सकती है। अब ये जो इंटेलेक्चुअल जो बच्चे होते हैं जिनका देखो दो टाइप के हमारे बोर्ड ने बच्चे दिए, एक तो क्या है 3 टाइप के लगा लो, एक तो सुपर इंटेलिजेंट जीनियस, दूसरे आगे नॉर्मल, और एक आगे बिल्कुल जिसको आप इडियट बोलते हो, जिनको कुछ समझ में नहीं आता। उनके अंदर ये सारी कमियां तो है ही, साथ ही साथ माइंड से रिलेटेड भी उनको प्रॉब्लम है, तो इनको हम क्या है नॉर्मल क्लासरूम में नहीं पढ़ा पाते। आपने कभी सुना होगा कि स्पेशल पीरियड भी होती है आप लोगों की, ठीक है, तो वो स्पेशल पीरियड नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होती, जो ये इंटेलेक्चुअल जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल पीरियड का कोर्स कराया जाता है। उसमें स्पेशल जो टीचर होता है ना उसको पूरी क्लास नहीं मिलती, उसको सिर्फ मैक्सिमम 2 बच्चे मिलते हैं पढ़ाने को।
मैम अब जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर हेरिडिटी भी लिखा हुआ था, तो मैम ये पूछ रहा हूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटी जिसके अंदर है, इसका मतलब कि अगर वो ध्यान न दे तो उसको अलग मतलब नेक्स्ट स्टेप उसके लिए वो आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नहीं बेटा देखो, आप समझ नहीं पाए। जैसे वो मान लीजिए मैम मुझे दिक्कत है पढ़ने में, ठीक है, मुझे हाँ बोलिए। बच्चे भी होते हैं जो क्लास में ध्यान नहीं दे पाते, वो क्या शरारतों के कारण ध्यान नहीं दे पाते, उसकी अटेंशन की कमी है सिर्फ, लेकिन उसमें आईक्यू लेवल कम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें आईक्यू लेवल की कमी होती है। तो मैम वो गॉड गिफ्टेड वाले बोल रहे हैं आप, इंटेलेक्चुअल वाला। भाई किसी और को वो तो बता दोगे इसको प्लीज। तो क्या आपने बोला कुछ बच्चे ऐसे भी जो 18 हाँ, मान लो किसी के इंजरी हो जाए, दिमाग पे चोट लग जाए, इसमें नॉर्मल बच्चे और जो नॉर्मल नहीं है वो दोनों आते हैं, ये समझो, क्योंकि अच्छे बच्चे का भी आईक्यू लेवल कम हो सकता है। तो मैम मुझे जहाँ तक लगता है इंटेलेक्चुअल तो वही हो सकता है ना जिसके अंदर लर्निंग वाली आदत हो, और लर्निंग वाली आदत नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी देखने को मिल जाएगा। अरे जैसे मान लीजिए मैं A प्लस अभी बी। सुनो, अभी तुमने बोला ना हेरिडिटी, तो हेरिडिटी भी तो इफेक्ट कर सकता है, तो लर्निंग कैसे बोल तो रहे हो? हेरिडिटी तो लर्निंग के अंदर भी लिखा हुआ, जिसमें मैम ने बताया था, कौन सा था, डिसग्रेसिया, तो उसमें था लिखा हुआ। जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, उसको आप कितनी भी कोशिश कर लो वो नॉर्मल तरीके से नहीं आपको रिजल्ट दे पाएगा पढ़कर। बाकी जो बच्चे जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी नॉर्मली जो है उनको हम अगर सिखाएंगे तो वो करके दिखाएंगे। हाँ इन्होंने ना बिल्कुल सही इन्होंने सही बोला, हाँ इन्होंने सही बोला। वंस मोर प्लीज एक बार बताइएगा क्या नाम है CSA आपका जो कि कितने का बताइएगा। भाई एक बार सच मैम बोलिए, रिपीट बताऊं करने तो सुना ही नहीं दिया। क्या पूछ रहे हो आप, मेरे को समझ मैम नहीं। उनको बोलिए एक बार रिपीट करने प्लीज। तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि जो बच्चे जो मान लो बदमाशी कर रहे, जानबूझकर नहीं पढ़ रहे, तो उनको अगर हम प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे तो वो उनके अंदर हमें वो चीजें इंड्यूस करनी पड़ेगी कि जिससे कि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो और वो पढ़ के दिखा सके। लेकिन जो इंटेलेक्चुअली जो इम्पेयरमेंट है जिन बच्चों के अंदर, उन पे तुम कितना भी ट्राई कर लो, तो अब जैसे तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और कोई बच्चा इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड है, तुम उसको कितना भी कोशिश कर लो वो तुम्हारे लेवल का नहीं पढ़ के दिखा सकता। वो नॉर्मली बात भी कर पाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा समझिए, मतलब यहाँ पे मैंने कि मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब वो है कि आपका पूरी की पूरी माइंड आपकी वो है, गड़बड़ है, और लर्निंग डिसेबिलिटी हाँ, जिसमें मौका दिया जाए तो हो सकता। हाँ जी। हाँ, क्योंकि अभी मैम ने जो इसमें कॉजेज बताए हैं तो उसमें भी देखो ना साइंटिफिक टर्म्स आ रहे हैं, क्रोमोसोमल डिलीशन हो गया, तो जिस इंसान के अंदर क्रोमोसोम की डिलीशंस हो गई तो उसमें तुम देखो कितनी चीज ज्यादा नहीं वेरिएशन आ जाएगी, वो कर तो ही नहीं हेरिडिटी पाएगा। तो हेरिडिटी तो आपका जीन है ना, जीन तो DNA पे डिपेंड करता है, तो DNA तो आपका दोनों में हाँ, है ना, और DNA लर्निंग डिसेबिलिटी। यूपीएससी में क्या है? हाँ तो मैंने बोला ना कि दोनों में होगा, और साइंस में दोनों। तुम्हें याद होगा मेरे ख्याल 10th क्लास तक तो तुमने पढ़ी ही होगी साइंस, अगर आगे हाँ नहीं भी अच्छे ली, से। बट 10th में तो था। हेलो मैम। 10th में हेलो एक टॉपिक था जो मैम प्लीज आप क्रोमोसोमल। टाइम ऑफ करके पढ़ाया करो, एक बच्चे की था वजह से जो और पिछला पढ़ा है ना वो भी सब मिक्स हो जाता है। यहाँ पे 8 घंटे की क्लास तो है नहीं कि 5 मिनट का ब्रेक मिल गया तो हम सब एंजॉय करेंगे। 1.5 घंटे में ये मेरे ख्याल से 2 घंटे बोलता होगा। मैम सीरियसली कंफ्यूज हो जाता है सब कुछ, पिछला पढ़े ये वाला पढ़े या इनकी बातें सुने, पता नहीं क्या करते रहते हैं 24 बेटा घंटे। ऐसा कर दे, 1 मिनट में मैं भी चली अच्छा जाऊंगी। मैम एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम, एक मिनट तन्नू मैम को मैं यस मैम, ये सही बोल रही है। तन्नू मैम को मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पे आपसे सर इतने मेरे को प्यार से आपको कोई पूछेगा। रिप्लाई करना ही नहीं है, आप प्लीज मेरे से कुछ पूछो
पूछो ही मत। आपकी वजह से ना 10 दिन हो गए हम कुछ ढंग से कर ही नहीं पा रहे हैं। बुक खोल के देख लिया तो करो, ये सब मैं कुछ सही करके आ बोल रही गए है। हो। आप डिस्टर्बेंस बोलोगे हो तो हम रही है। सुनते ही नहीं है, ठीक है? हम बहुत टाइम निकाल के पढ़ते हैं, प्लीज हमें करने दिया करो। बाद में 15-20 मिनट जो पूछना है पूछ लेना, हमें मत मैम डिस्टर्ब करा करो बीच में। आपके एक मैम सवाल की वजह क्लास से ओवर पूरा हो डेढ़ गया। घंटा खराब हो जाता है। मैम क्लास ओवर हो गया, बता दीजिए। मैम क्लास ओवर हो गया तो बता दीजिए। इतने हाइपर है आप लोगों को, क्या ही कहें। आप लोग क्या ही बच्चे को सूट कीजिएगा कल को, अगर इतने भाई ज्यादा भाई सुनो, पेशेंट होंगे। भाई सुनो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास इतना अरे टाइम भाई नहीं हम है। लड़कियां हैं, हमें देख के करना पड़ता है सब कुछ। हम क्लासेस लेते हैं कि ढंग से पढ़ पाए, कुछ कर पाए। तुम कुछ पूछने नहीं देते, सुनने नहीं देते ढंग से। यार हद हो हाँ, गई सही कह तुम्हारी रही हैं तो। आप। मतलब ये थोड़ी आप ये हर रोज घूमते ऐसे ही रहोगे। टाइम ऑफ कर देते हैं, बोलते बोलते अपने आप। मैम जब प्लीज क्लास बताइए आपकी ना, तरफ से क्लास खत्म ओवर हो हो जाया गया। करे ना, मैम आपकी तरफ से जब क्लास ओवर हो जाया करे आप बता दिया करो, तो जिन्हें लीव करना होगा वो लीव कर लेंगे, जिनको हाँ, डाउट और जिसको पूछना होगा वो पूछना होगा डाउट वो पूछ आराम से लेंगे। पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीच में डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज, सारे टॉपिक मिक्स हो जाते हैं। इतना मैम मैं क्रिएटिविटी लास्ट भी में तो नहीं पूछ है रहा जो हूँ, समझ में नहीं आता हो। मैम पता नहीं मैम क्यों ये ओवर लोग करती है, ऐसे कर क्लास रहे ओवर हैं। करती है मैम। गजब हो यार, आप लोग जो भी कहो। यार तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं रहता है, तब तो सब गुस्सा हो जाते हैं। तो मतलब लर्निंग और इंटेलेक्चुअल आपको लगता है दोनों ये सवाल गलत था? हमें चलिए ये कोई लगता बात है नहीं। कि क्लास ओवर होने के बाद पूछ लिया करो, जो सही है गलत है बीच में मत डिस्टर्ब किया करो। हमें जो समझ आता है हम वो भी भूल जाते हैं, प्लीज मत किया करो। मैं एक रिक्वेस्ट बात कर रही हूँ बताइए, आपको। एक टॉपिक खत्म हो गई, उसके बाद 2 क्वेश्चन माइंड में आया, अगर वो मैं ना पूछूं तो हो सकता है तो वो वो आप दिमाग क्लास में फिर ओवर से होने के सवाल ना बाद आए। भी तो पूछ सकते हो ना। आपके चक्कर में 30-40 बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। ओके ओके मैम, सॉरी, मैं लास्ट में ही पूछ लूंगा, आप खुश रहें। हाँ प्लीज, थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलिए, ये मेरे लिए लर्निंग था, मैं सीख गया। आप लोगों को अच्छे से क्लास लेने देंगे, फिर लास्ट में मैं पूछ लूंगा। थैंक यू फॉर लर्निंग। मैम चली गई क्या? आप सभी एक बात बताइए, कैसे आप क्लासेस ले रहे हैं? आपकी जो मेंटोर है, जो लेक्चरर है, वो लीव होकर चली गई। मतलब ये कैसी, आप एक तरफ से आप समझ रहे हो आप लोगों ने कितनी बड़ी इंसल्ट करी है उनकी, और फिर भी आप लोग नहीं रुक रहे हैं, फिर भी आप कंटिन्यू डिस्कशन करे जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्लासेस अरेंज ही नहीं करवानी चाहिए फिर तो। रोशन, अभी आप क्लास के बाद मुझे कॉल करेंगे, ठीक है? और अभी क्लास लीव हो गई है, कल का टाइम भी ऐसे ही निकल चुका था। ये तो आप लोगों को समझना चाहिए कितना प्रीशियस टाइम है। अभी आप क्लास के बाद मेरे से बात करेंगे, और अभी मैम तो चली गई है तो कोई फायदा नहीं है मीटिंग में ज्वाइन रहने का, तो सभी लीव आउट हो जाइए। ओके? एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। मैम जो सीनियर मैम है नीतू मैम, मैंने उनसे पूछा, वो पूरी पूछ सकते हो अगर आपको डाउट है तो। मैम की तरफ से क्लास ओवर हो गई थी, उसके बाद रोशन ने अपना डाउट पूछा था, तो मैम ने यही बोला था कि इसका आंसर किसी और को देना है तो दे सकते हो। फिर बाद में थोड़ी ज्यादा वो हीटअप हो गया पूरा। और सुनो, दैट्स इट। अब आप क्वेश्चन सामने टीचर खड़ा है, वीडियो चल रही है, मतलब क्या है यार ये नॉनसेंस, मुझे तो समझ में नहीं आता। मतलब आप क्वेश्चन पूछो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, अपना डाउट पूछो, बट एक टाइम का भी दायरा रखो कि यार मैम का एक टाइम बाउंडेड पीरियड है, 2 घंटे की भी नहीं है, 1.5 घंटे भी नहीं होती है क्लास ढंग से, उसमें भी आप अरे चपड़ मैम चपड़ एक बात बताइए, मैम ने खुद बोला ना कि किसी को डाउट है तो पूछो, अगर आप लोग डाउट के पूछो पास मैम ने नहीं है बोला तो है। मैं देखो क्या डाउट करूं? पूछो बोला, ये नहीं कि तुम कंटिन्यू